ये सोनू गुप्ता एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीए इंटर का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट? सो कॉस्टिंग एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए। अकाउंट्स फिर भी आपने पढ़ रखा है, और अगर समझाऊं तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, राइट? बहुत मजा आएगा कॉस्टिंग पढ़कर। और बिलीव मी, कॉस्टिंग में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको लर्न करना पड़े। कॉस्टिंग में हर चीज आपकी अपनी जानी पहचानी चीजें हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉस्टिंग हमने सबसे पहले दिन उस दिन पढ़ा था जिस दिन हम मम्मी की उंगली पकड़कर अपनी सबसे पहली चॉकलेट खरीद के लाए थे या अपनी सबसे पहले टॉफी खरीद के लाए थे, राइट? वो दिन था जब आपने कॉस्टिंग सबसे पहली बार पढ़ा था। तो कॉस्टिंग है क्या? कॉस्टिंग के अंदर देखो बेटा, वर्ड है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थोड़ा सा कॉस्टिंग के इन एंड आउट्स बताती हूँ ताकि हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर जा सकें। जब तक किसी भी सब्जेक्ट का इन एंड आउट ना पता हो, क्यों ना पता हो किसी भी चीज का, किसी भी चीज में अंदर नहीं जाना चाहिए। जस्ट डोंट मग अप द थिंग्स। ऐसा नहीं है कि रट्टा मारोगे। आपने हर चीज समझनी है, करनी है और बहुत डीप में समझनी है, राइट? तो कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट का नाम है। जब आप नॉर्मल कंपनी अकाउंट्स या फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ते तो आपको पता है कि आप फाइनेंशियल अकाउंट्स कर रहे हैं या कंपनी का अकाउंट्स कर रहे हैं, बट ये वो नहीं है। ये वो अकाउंट्स है जो मैनेजमेंट यूज करता है। ये बाहर बाहर आउटसाइडर्स के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है? ये सिर्फ मैनेजमेंट के लोगों के लिए होता है। मैम, मैनेजमेंट के लोगों को क्या जरूरत है ये सब करने की? बहुत जरूरत है। अगर मैंने आज अपने एक लेबर को 20,000 रुपीज दिए तो उसने कितना टाइम प्रोडक्शन में लगाया, कितना टाइम उसने सिर्फ खाली बैठ के वेस्ट किया, वो जानना जरूरी है। कौन सी चीज की क्या प्राइसिंग करनी है। अब आपने यहाँ पे सपोज सॉस की बोतल बनाई तो सॉस की बोतल का प्राइस क्या रखेंगे? सिर्फ कॉम्पिटिटर को देख के रखेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। और हमने बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया हो तो जैसे सपोज नया आईफोन आया हो, उसका प्राइसिंग क्या रखा जाए? तो इसके लिए हमारे को अपनी कॉस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कॉस्टिंग करने से आप लोगों को और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जहाँ पर आपकी वेस्टेज हो रही होती है, जैसे मम्मा आपके घर में एक छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हैं और देखती हैं कि कहीं पे भी कॉस्ट जो है, जो खर्चा है बहुत ज़्यादा ना हो, वेस्टेज ना की जाए, राइट? सो ये सारी चीज़ें, सेम बातें मैनेजमेंट को भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ फॉर मैनेजमेंट, राइट? दिस इज़ फॉर मैनेजमेंट। तो जो भी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे ये एक इंटरनली मैनेजमेंट का पार्ट है फॉर वेरियस पर्पस, राइट? फॉर बेटर एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। देखो, अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटर भी 100 रुपए में बेच रहा है, दिस इज मी एंड दिस इज कॉम्पिटिटर, बोथ आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट 100 रुपीज, बट माई कॉस्ट, this is my selling price, but my cost is suppose 60 rupees and I'm getting a profit of 40 rupees, but competitor को यही चीज 50 रुपीज की पड़ रही है और वो 50 रुपीज का मार्जिन कमा रहा है, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर विल विन और वो मुझे किसी दिन भी खदेड़ सकता है। ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच रहा है, वो जरा से कुछ ऐड पे लगा दे या कोई फ्री गिफ्ट निकाल दे, तो मैं तो मर जाऊंगी भैया, मैं कहाँ से बचूंगी, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे को ये जो कॉस्ट का फैक्टर है, इसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे कम करना है, कैसे अपने सेलिंग प्राइस को डिटरमिन करना है, वो सारा काम करने का पर्पस कॉस्टिंग का है। तो ये सब्जेक्ट बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमारी डेली रूटीन लाइफ से है। आपको एग्जाम्पल्स में आपके इंडस्ट्रीज़ के भी दे सकती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आपको लेके जा सकती हूँ। कुछ शायद मैं वीडियोस भी ऐड करूँगी इस सब्जेक्ट के अंदर आपको, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल लाइफ है ना? तो हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को होते हुए देखते हैं तो वो हमारे को बहुत जल्दी समझ में आती हैं। तो मैं आपकी इन क्लासेस के अंदर कुछ वीडियोस भी बीच में ऐड करवाया करूँगी। आई विल बी एडिंग सर्टेन वीडियोस ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड आई विल बी गिविंग यू सम 3D एनिमेशंस ऑल्सो, सो दैट आप लोगों को बात समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। ओके, तो हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है दैट इज CMA, ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ काम कर ले तो यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, राइट? सो हाँ,
तो कॉस्टिंग के अंदर थियरी पोर्शन भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है, बट थियरी इज लाइक ऑलमोस्ट 20% एंड प्रैक्टिकल इज ऑलमोस्ट 80%। थोड़ा थियरी कंटेंट है, बट वो हम क्लास में साथ के साथ कवर करेंगे। हम कहीं पर भी अपने को जरा सा भी पीछे नहीं रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड कॉस्ट। तो मैं आपको सबसे पहले किसी भी चैप्टर का नाम नहीं बता रही हूँ, कुछ भी नहीं बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इस वर्ड कॉस्ट को समझाने जा रही हूँ कि आफ्टर ऑल कॉस्ट होता क्या चीज़ है, कॉस्ट कहते किसको हैं। तो बेटा कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। बड़ी खर्चा कई तरह का होता है। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये वर्ड डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके लिए कोई पुराना नया वर्ड नहीं है, ये आप लोगों ने कभी पीएनएल और ट्रेडिंग बनाते समय भी पढ़ा था। बट इसका रियल मतलब मैं आपको अब समझाती हूँ कि डायरेक्ट कॉस्ट कहते किसको हैं, डायरेक्ट कॉस्ट होती क्या चीज़ है। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हम कहते हैं कॉस्ट दैट can be identified per unit। ऐसी कोई कॉस्ट जो पर यूनिट आइडेंटिफाई हो सके इसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। एंड द कॉस्ट दैट कैनॉट बी आइडेंटिफाइड पर यूनिट, ऐसी कोई कॉस्ट जो पर यूनिट आइडेंटिफाइड नहीं हो सकती है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो व्हाट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज आइडेंटिफाइड पर यूनिट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो कि आइडेंटिफाइड पर यूनिट नहीं है। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक कैल्सी है, अब इस कैल्सी के अंदर बताइए कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। तो शायद ये स्क्रीन, राइट, ये स्क्रीन इसका डायरेक्ट कॉस्ट है। ये जो इसकी प्लास्टिक बॉडी है ये डायरेक्ट कॉस्ट है। इसके जो बटन्स लगे हुए ये सब डायरेक्ट कॉस्ट है। इसके जो चिप डली हुई वो डायरेक्ट कॉस्ट है। इसकी जो बैटरी डली हुई वो डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वो इस कैलकुलेटर के ऊपर आइडेंटिफाइड है, करेक्ट। बट क्या आप इसके अंदर जो मशीन से जिसने बनाया था उस मशीन का डेप्रिसिएशन देख सकते हैं? आप ये तो देख सकते हैं कि इतने बाय इतने का स्क्रीन है, इसमें इतने इतने बटन, यू कैन काउंट सिंपली। ये सोलर पैनल है, इसके अंदर बैटरी डली हुई है, चिप डला हुआ है, जो भी कुछ आपको दिख रहा है इसको मैं खोल देती हूँ, खोल के देखते हैं। तो वो चीज़ें जो आप इसके साथ देख सकते हैं, जो इसके साथ आइडेंटिफाइड है, जो पर यूनिट के साथ वेरी कर रही है, इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब उस मशीन की डेप्रिसिएशन जिसपे ये कैल्सी बना था। या अब इस पेन को ले लेते हैं। इस पेन के अंदर ओके, ये मेरा पेन निकला है। अरे इतनी छोटी सी रिफिल है, इतना महंगा पेन है यार, इतनी छोटी सी रिफिल, उफ। तो ये जो कॉस्ट है, दिस इज अ रिफिल आइडेंटिफाइड विद द पेन, यस। इट इज अ स्प्रिंग दैट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड विद द पेन, यस। सो दिस इज अ मेटल बॉडी पार्ट एंड अनदर पार्ट दिस इज ऑल्सो देयर, ये भी है। सो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स आइडेंटिफाइड है पर यूनिट, हर यूनिट के साथ आइडेंटिफाई हो सकते हैं। और अगर ये हर यूनिट के साथ आइडेंटिफाई हो सकते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। सो हमने सीखा डायरेक्ट कॉस्ट क्या कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पर यूनिट आइडेंटिफाइड होती है। डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज आइडेंटिफाइड ऑन पर यूनिट बेसिस। बट क्या आप इस पेन को देखकर, जैसे आपने देखा इट्स एड कंपनी का पेन है ये, राइट। सो इट इज अ पेन, right? But can you identify the depreciation of the machine or the tools used in it? No. और the office manager salary? भाई इसके अंदर अगर लेबर ने काम किया हो तो लेबर तो जब फैक्ट्री में जाएंगे तो बता देंगे हाँ इस पेन को बनाने में लेबर कॉस्ट 1 रुपये पर पेन लेती है लगभग। बट क्या ऑफिस मैनेजर की सैलरी बता पाएंगे? ये इस पेन को देख के बताइए इसमें एडवर्टीजमेंट कितना लगा होगा, पता नहीं। सो वो कॉस्ट जो आपके इस पेन के साथ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट वो जो इस पेन के साथ आइडेंटिफाई, में तोड़ के बताया ना आपको। और अगर फैक्ट्री में जाएंगे तो वो लेबर भी बता देंगे आपको, पर यूनिट लेबर इतने की लगनी है जी, हम एक पेन आपको बना के देंगे लगभग 1 रुपए की पेन, 1 रुपए का तो सिर्फ लेबर लग जाएगा इसको बनाने में, राइट। ओके, आइडेंट समझ में आता है। सो डायरेक्ट कॉस्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मटीरियल and labor and expense। Similarly हम indirect को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, that is material and labor and expense, right?
सो मटीरियल लेबर एक्सपेंस हमने इन तीनों पार्ट में डिवाइड किया। मटीरियल मतलब वो सामान जो उस पर लगा है, लेबर मतलब वो जो ह्यूमन उसके ऊपर काम किया, राइट, और खर्चा रेंट हो गया, बिजली हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये सारे एक्सपेंसेस। अब इन डायरेक्ट मटीरियल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रॉ मटीरियल। बहुत सिंपल है, वो डायरेक्ट मटेरियल है जो रॉ मटेरियल। सपोज को एक शर्ट बना, सपोज ये जो मैंने एक ब्लेजर पहना हुआ है, इस ब्लेजर की कॉस्ट देखते हैं। तो ये जो ब्लेजर है जो मैंने पहना हुआ है, इसके ऊपर ये जो स्टफ लगा हुआ है, ये जो मटेरियल लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल। आपको शायद जिप भी नजर आ रही है कि इसके अंदर जो जिप है ये भी क्या है आपकी रॉ मटेरियल, राइट। और आपको शायद ये बटन भी नजर आ रहा है मेरा, ये रहा। तो ये भी क्या है, ये भी रॉ मटेरियल है। सो दिस इज, ये जो आपको बटन्स नजर आ रहे हैं मेरे, ये रहे, राइट, दिस इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल। बट जिस लेबर ने उसको सीला है, जिस लेबर ने मशीन पर इसको सीला, वो नेचुरली पर यूनिट लेती है। आप उनसे बात करिएगा कभी लेबर से, तो बोलेंगे हाँ जी हम सिल के देंगे। जैसे आप लोग भी कभी अपनी कोई ट्राउजर सिलने दे के आते हो या शर्ट सिलवाई हो, तो वो हमेशा बोलेंगे हाँ जी इसकी सिलाई 150 रुपये लेंगे हम लोग। सो द लेबर वर्किंग ऑन मशीन्स, labor manufacturing on machines is a example of direct labor, right? अच्छा, एक बात और बताओ, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप भी मेरे रॉ मटेरियल हैं, मैं आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही हूं, राइट। अब आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, खटाक से बताएंगे सोनू गुप्ता मैम से पढ़ रहे हैं। बट क्या आप ये बता सकते हो कि ये वीडियो को एडिट किसने किया, या इस वीडियो के अंदर जो थोड़ा बहुत हमारे को साउंड ट्यूनिंग करनी होती है, ये वो बहुत कुछ करना होता है भाई, वो सब चीजें किसने की मैम, वो तो नहीं बता सकते। आप ही दिखते हो हमें तो बस। तो जो मैं दिखती हूँ वो मैं क्या खिलाऊंगी, डायरेक्ट लेबर। और जो भी एम्प्लॉयज या जो भी लोगों ने पीछे, हमारी जो पूरी टीम है जिन्होंने काम किया, मेरे नोट्स टाइप किए, मेरी वीडियो एडिट करी, मेरा पूरा साउंड सब कुछ ओके करके दिया, दिस इज ऑल एन इनडायरेक्ट टीम। आप मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट आप उन लोगों को अपने साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्रेट इनवर्ट्स, किसी सामान के साथ आपने कोई कार्टेज वगैरह लगाई है, तो वो सारे की बात करेंगे, फ्रेट इनवर्ट्स। अब इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, वो मटेरियल जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, जैसे टूल्स हो गए, राइट। अब आप इसके साथ ये कपड़ा तो आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, जिप भी आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, बटन्स भी आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, बट क्या आप इसके साथ वो कैंची आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसने इसको कट किया होगा कपड़े को, या वो मशीन जिसने सीला होगा? नहीं मैम। सो टूल्स हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए, राइट, ये सब चीजें इनडायरेक्ट कहलाती है। ऑयल हो गया मशीन के अंदर, ये स्टेशनरी हो गया, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं आपकी, इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, अब आता है इनडायरेक्ट लेबर, वो लेबर जो आइडेंटिफाई नहीं। अभी मैंने एग्जांपल क्या दिया, जो मेरी टीम है पूरी की पूरी पीछे, जो वीडियो एडिटिंग टीम है, जो हमारी एनिमेशन टीम है, जो भी हमारी टाइपिंग टीम है, मेरे नोट्स बना रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट लेबर। सो ऑल सुपरवाइजर्स, राइट, ऑफिस स्टाफ, पूरा का पूरा ऑफिस स्टाफ, पूरा ऑफिस स्टाफ हो गया, सेल्समैन हो गए, ओके, या योर जो आपके वेब डिजाइनर्स हैं वो सारा हो गया। ये सब लोग इनडायरेक्ट हैं, ये सब लोग इसके साथ आइडेंटिफाई, मेरे प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, ना तो वो इस पेन के साथ आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं। अगर हाँ कोई आइडेंटिफाई हो सकता है तो वो डायरेक्ट बन जाएगा, नहीं तो वो इनडायरेक्ट है। एक्सपेंसेस लीजिए, यहाँ तो बहुत सारे एक्सपेंसेस है, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाईज हो गया, है ना, और इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं आपकी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सभी इनडायरेक्ट चीज़ों को मिलाकर हम ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओवरहेड्स। सो in our costing terminology, overheads means all indirect material, indirect labor and indirect expenses, सबको कंबाइन करके हमने क्या बोला, ओवरहेड्स। और यही ओवरहेड्स तीन तरीके से आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स।
राइट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नो, सो हमने सीखा कि हमारे ओवरहेड 3 तरह के, अब जरा डिवाइड करके दिखाओ। टूल, फैक्ट्री मैम, ओके। स्पेयर पार्ट्स, फैक्ट्री मैम। ऑयल, फैक्ट्री। स्टेशनरी, ऑफिस। अगर मैं यहीं पे लीफलेट्स बोलती या कोई बोर्ड्स बोलती या बैनर बोलती तो क्या बोलते, फिर सेलिंग बोलते हैं। लेबर की बात, सुपरवाइजर यूजुअली इन फैक्ट्री। अच्छा, ऑफिस मैनेजर ऑफिस में होगा। सेल्समैन का होगा, सेलिंग में होगा। वेब डिजाइनर का होगा, ऑफिस में होगा। एक्सपेंस की बात करते हैं, रेंट कहीं का भी हो सकता है। अगर फैक्ट्री का रेंट है तो फैक्ट्री में जाएगा, और अगर ऑफिस का रेंट है तो ऑफिस में जाएगा, और शोरूम का रेंट है तो सेलिंग में जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सबके सब कुछ जहां जहां जो जो हो रहा है उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं, राइट। तो हमने सीखा कि जितना भी हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है इसको हम अल्टीमेटली वर्ड देते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। और जितना भी हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम वर्ड देते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं बेटा, ओवरहेड्स। और ये ओवरहेड्स फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओके मैम, तो हमने सीखा कि हमारी जितनी भी खर्चा है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट इंकर हुआ है, हमने उसको अल्टीमेटली डिवाइड कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, और हमने अपना अपना काम निकाला। अब हमने देखना है, सिंस कॉस्टिंग की पहली क्लास है, सो हमने सीखना है व्हाट आर द आइटम्स नॉट टेकन। क्या बेटा, आइटम्स नॉट टेकन इन कॉस्टिंग। ऐसी कौन कौन सी आइटम्स हैं जो हम कॉस्टिंग में नहीं लेना चाहते हैं? ऐसी कौन सी आइटम है जो कॉस्टिंग में नहीं आती हैं? क्योंकि हम लोग ये फैक्ट्री की बातें कर रहे हैं, ऑफिस मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ चीजें होंगी जो फाइनेंस से रिलेटेड होंगी, वो यहां नहीं आएंगी। जैसे 1, शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट्स, प्रीमियम ऑन शेयर्स। ये डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स वगैरह हैं। डिस्काउंट ऑन शेयर तो अब है ही नहीं, सो प्रीमियम ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन। अब देखिए सब कुछ शेयर से रिलेटेड कुछ कुछ है। और भैया इंटरनल मैनेजमेंट को, हमारी फैक्ट्री को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप शेयर कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट कवर्ड इन कॉस्टिंग। ये सब चीजें कॉस्टिंग में कवर्ड नहीं है। नंबर 2, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। एक मजे की बात बताऊं, जो जो चीजें आप कॉस्टिंग से यहां बाहर निकालोगे ना, वो एफए में बोलेंगे बेटा बहुत हो गया तूने, तो मुझे तो सारा का सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा इन्हीं चीजों के ऊपर बना है पूरा का पूरा। तो जो कॉस्टिंग से आप बाहर निकाल दोगे वो एफएम का पार्ट बन जाएगा, राइट। तो कॉस्टिंग और एफएम एक तरह से दोनों मिलकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सब चीज संभाल लेते हैं। ये इंटरनल संभाल रहा है, ये कहाँ से बाहर से पैसा आएगा, किससे लेना है, किससे देना है, वो सब संभालेगा। ओके, देन नंबर 3, इनकम्स। हमें यहाँ पे किसी इनकम से मतलब नहीं है, एक्सेप्ट 2 इनकम है बस, जिससे हम कभी कभी मतलब रखेंगे, दैट इज सेल एंड सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ फिनिश गुड्स एंड सेल ऑफ स्क्रैप। कोई फिक्स सेट का सेल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी हमारे यू कैन से यहाँ पर कोई रेंट रिसीव्ड नहीं आएगा, कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई डिविडेंड रिसीव्ड, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब कि यहाँ पर आपके पास देयर बी नो रेंट रिसीव्ड टाइप लाइंस, नो डिविडेंड रिसीव्ड टाइप लाइंस। क्यों नहीं आएगा मैम? क्योंकि ये भैया हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट का नाम ही कॉस्टिंग है, तो हम फालतू की सेल्स क्यों लेंगे, हम फालतू की इनकम की बात ही नहीं करेंगे। फिनिश गुड्स तो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या उसमें जो स्क्रैप निकला है वो भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के रिलेटेड चीज़ों को तो हम कर रहे हैं, बट इसके अलावा आलतू फालतू चीज़ों से हमारा मतलब नहीं है इस सब्जेक्ट में, राइट। नंबर 4, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, तो सेल ऑफ असेट के ऊपर जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो भी हम नहीं लेंगे, राइट। मैंने आपको बताया
फिक्स सेट से हमारा कोई मतलब नहीं है, नो पीपी, वो सब अकाउंट संभालेगा या एफएम संभालेगा, मेरा मतलब नहीं है भाई, हम तो उनको यूज करके प्रोडक्ट बनाएंगे बस। देन इनकम टैक्स, आपकी पूरी कास्टिंग में इनकम टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, इनकम के ऊपर टैक्स। जब इनकम ही नहीं आया तो टैक्स कहां से आएगा, राइट? और अदर डायरेक्ट टैक्सेस, हाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं, राइट? तो डायरेक्ट टैक्सेस कोई भी नहीं आएगा। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ नहीं होएगा। आपका कोई पीपीई खरीदा जा रहा है या आपका कोई और प्रोडक्ट हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। देन कम्स कैश डिस्काउंट। दिस इज अ डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट, दिस इज अ डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट। जो अर्ली पेमेंट के ऊपर डिस्काउंट है दैट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। फिर वही पेमेंट से रिलेटेड हमें मतलब नहीं है। फाइनेंस, दिस इज ऑल टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपना यहां मतलब नहीं है। उसके बाद हमारे पास आया प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। So all these provisions and reserves are made under some accounting standards or some Companies Act or some for conservatism, but हमारे कॉस्टिंग से कोई मतलब नहीं भैया, ये सब चीज़ तो अकाउंट से रिलेटेड है। हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट को संभालना, प्रोडक्ट को सेल करना, उससे कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। इसीलिए ये सब चीज़ें हमारी कॉस्टिंग में नहीं आएंगी, ओके? बट कौन सी ऐसी आइटम है जो कॉस्टिंग में आती हैं? तो आज की मेरी क्लास आप लोगों को ये समझाने की क्या चीज कैसे है, क्या है। सो व्हाट आर द आइटम्स टेकन इन कॉस्टिंग। तो बेटा फर्स्ट क्लास है तो डीप में चल रहे हैं, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद हम जाके कुछ और करेंगे। हमें क्वेश्चन नहीं सिखाना चाहिए, हम क्वेश्चन खुद करने लायक होने चाहिए। बड़े सिंपल नारा है मेरा, क्या क्वेश्चन हमें ना सिखाए, हम क्वेश्चन खुद करें। सो सबसे पहला हमारे पास आया रॉ मटेरियल, then electricity, sorry raw material कह रही हूँ, repair and maintenance, sorry I'm taking some common expenses, repair and maintenance, electricity, then you can take house tax, and then you can take rent, and you can take insurances। इस तरह के जो कॉमन खर्चे हैं, इन सभी कॉमन खर्चों में एक सिंपल बात है जी, अगर तो क्वेश्चन बोले दिस इज रिलेटेड टू प्लांट मशीनरीज, रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मशीनरी एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो प्लांट मशीनरी या फैक्ट्री वर्ड आए या वर्क्स वर्ड आए, वर्क्स इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, वर्क्स मीन्स फैक्ट्री, ओके? सो वर्क्स वर्ड आए जैसे वर्कर, सो ये सब चीजें कहाँ जाएंगी, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगी। कहाँ जाएंगी बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगी। बट अगर ये ऑफिस इक्विपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, सारे ऑफिस इक्विपमेंट से लेना देना हो, रेंट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट और रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, तो ये सारा का सारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। दिस इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को शॉर्ट फॉर्म में OH लिखती हूँ, आई होप यू डोंट माइंड। और अगर यही चीजें सब शोरूम से रिलेटेड है तो फिर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएगा। बट सपोज क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कह रखा, नथिंग इज स्पेसिफाइड, सिर्फ रेंट दे रखा है, कुछ नहीं कह रखा, सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस दे रखा है, कुछ भी नहीं कह रखा, कुछ भी नहीं कह रखा, तो मैं इसको फैक्ट्री में लेके जाऊंगी। क्यों मैम? अच्छा आप में से कोई फैक्ट्री गया है? कोई हाथ खड़ा करो, आप फैक्ट्री गए हैं? हाँ देखी तो है मैम एक फैक्ट्री। तो आपने देखा होगा अगर फैक्ट्री बहुत बड़ी है तो उसके अंदर ऑफिस जो होता है जहाँ पे मालिक बैठता है, उनका कैबिन टाइप, वो बहुत छोटा सा होता है। अगर फैक्ट्री इतनी बड़ी है तो इतना छोटा सा कैबिन होता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफिस इज यूजुअली वेरी स्मॉल व्हाइल फैक्ट्रीज आर वेरी बिग। अगर आप कभी अमूल की फैक्ट्री जाएं और अमूल के ऑफिस जाएं तो अमूल के अंदर देखेंगे ऑफिस तो क्या है कि एक सिंपल टावर में एक 2 रूम का ऑफिस बना रखा है, मगर फैक्ट्रीज देखे, ओ बेटा क्या फैक्ट्री है। You talk about any damn product, Pepsi or any Nestle, you come to the Nestle's factory, so massive huge factory, but offices कितने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग, but factories are like half kilometer big factories. So if nothing specified, हम लोग assumption लेते हैं कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ये फैक्ट्री से कनेक्टेड चीजें हैं।
हम इनको क्या मानेंगे, इनको फैक्ट्री ओवरहेड मानेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2। आप देखिए बच्चे, जब मैं पढ़ा रही हूं आप साथ साथ लिखने के बजाय पहले समझें, और फिर जैसे एक पॉइंट खत्म होता है आप एक बार पॉज कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझें, फिर पॉज कर लीजिए, फिर नोट डाउन करेंगे। ओके, सो वी आर ऑन टू द सेकंड पॉइंट। सपोज करो आपको दे रखा है सैलरी, और आपको दे रखा है अलाउंसेस, और आपको दे रखा है परक्विजिट्स, राइट, फ्रिंज बेनिफिट्स। परक्विजिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स तो एक ही वर्ड होता है मैम। यस बेटा, फ्रिंज बेनिफिट्स परक्विजिट्स एक ही चीज के दो नाम है। देन बोनस, देन कमीशन, देन ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, ये सब चीजें दी हुई हैं मुझे। अगर तो ये वर्ड दे रखा है वर्कर, अलाउंस टू वर्कर्स, परक्विजिट्स टू वर्कर्स, फ्रिंज बेनिफिट टू वर्कर, बोनस टू वर्कर्स, कमीशन टू वर्कर्स, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, तो हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड में मानेंगे। बट अगर सपोज करो, हाँ, ये सैलरी डायरेक्ट सैलरी नहीं होनी चाहिए, तो ये सैलरी वर्ड को डाल देते हैं। सैलरी में देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ओके, और अगर ये दे रखा है कि दिस इज फॉर स्टाफ, स्टाफ वर्ड कभी फैक्ट्री में नहीं होता, स्टाफ हमेशा ऑफिस में होता है, तो इसलिए ऑफिस स्टाफ। और अगर वर्ड है सेल्समैन, तो सेल्समैन कभी और कहीं नहीं होता, वो सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। सैलरी मैंने इसलिए उड़ा दी क्योंकि ऑफिस और सेलिंग के सेल्समैन की सैलरी तो है ही इनडायरेक्ट, इट इज ओवरहेड। बट अगर वो फैक्ट्री वर्कर की सैलरी है तो देखना पड़ेगा कि वो सुपरवाइजर है, कि वो मशीनों पे काम कर रहा है, कौन है, उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो आपने नोट डाउन कर लिया ये सारा। ओके, नाउ चलो एक वर्ड पूछती हूँ आपसे। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टेज, कैरेज एंड फ्रेट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टेज, कैरेज एंड फ्रेट? बताइए बेटा, कार्टेज, कैरेज, फ्रेट की क्या चीज है? हाँ, नहीं पता? किसको पता है? देखो बेटा, कार्टेज, कैरेज एंड फ्रेट, ये तीनों के तीनों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं। क्या है बेटा? और एक सही बोलूं तो इवन इन वर्ड्स के मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होते हैं, वो लोग सब इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाते हैं और आप किसी बिल के ऊपर आप फ्रेट लिख देंगे या कार्टेज लिख देंगे तो आपके सामने वाला हंसना शुरू कर देगा। तो इसलिए इन वर्ड का मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये जो कार्टेज होता है वह नॉर्मली मैन पुल्ड व्हीकल के लिए होता है। मैन पुल्ड व्हीकल लाइक रिक्शा, फॉर एग्जाम्पल रिक्शा और कार्ट्स, राइट। वाइल जो कैरेज है ये मैन ड्रिवन व्हीकल है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज टेम्पो और ट्रक। आप लोगों ने ट्रक के पीछे देखा भी होगा प्राइवेट कैरियर, पब्लिक कैरियर लिखा होता है ना। सो ये टेम्पोज और ये ट्रक्स या लॉरीज, इस तरह की सब चीजें क्या कहलाती है? कैरेज। वाइल जो हमारी बड़ी चीजें हैं लाइक बिग वेसल्स जो होते हैं, हमारे बिग व्हीकल्स जो होते हैं, उनके लिए जैसे ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, राइट, या एरोप्लेन हो गया या शिप हो गया, इन सब पे जो आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यस, इन सबको हम बोलते हैं फ्रेट। ओके, सो ऑल दीज थ्री आर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, अब इन तीनों में से आपको कुछ भी आ जाए, ट्रीटमेंट सेम होना है। तो मैम आपने ये क्यों बताया? अरे भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, सीएस बनने जा रहे हो, प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हो, सीडब्ल्यू बनने जा रहे हो, अगर कुछ भी बनने जा रहे हो, प्रोफेशनल बनने जा रहे हो और इतनी सिंपल वर्ड्स का मतलब नहीं मालूम है तो डूब मरने वाली बात हो जाएगी। सो ये सारे के सारे कॉस्ट दो तरह की होती है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। कार्टेज इनवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। सो जो भी ये सब आएंगी इनवर्ड आउटवर्ड। सो जो इनवर्ड होता है वो क्या है कि रॉ मटेरियल को यहां तक लाने के लिए जो कॉस्ट लगती है दैट इज कॉल्ड एज इनवर्ड। सो द कॉस्ट incurred to bring
रॉ मटेरियल। सो ये सारा का सारा हमेशा कहाँ जाएगा? दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। अभी आपने पढ़ा था दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। बट आउटवर्ड हमेशा फिनिश गुड्स से रिलेटेड होता है। इट इज रिलेटेड टू फिनिश गुड्स। जब आप गुड्स फिनिश करके बाहर लेके जाते हैं तो उससे रिलेटेड होगा। सो इसीलिए ये हमेशा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएगा, राइट? तो जब आपका रॉ मटेरियल आ रहा है तो आपने रॉ मटेरियल को डायरेक्ट एक्सपेंस में लेना है या रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर देना है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अगर आप में से किसी ने पढ़ लिया हो तो आपको पता होगा कि जो रॉ मटेरियल के टाइम पर आता है आप उसको उसकी कॉस्ट में भी ऐड कर सकते हैं या मैक्सिमम आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं। बट जो आउटवर्ड है, जो फिनिश गुड यहाँ फैक्ट्री से निकल के बाहर जा रहा है, उसने तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ही जाना है और कोई तरीका ही नहीं है। इज क्लियर? आपको बात समझ में आ गई बेटा? तो कार्टेज कार्ट से रिलेटेड है, कैरेज कैरियर से रिलेटेड है और फ्रेट आपके बिग व्हीकल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स माय नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज माय थर्ड पॉइंट। सो अब हम फोर्थ पॉइंट पर आ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज स्टोर, गोडाउन एंड वेयरहाउस। अब इन तीनों में क्या फर्क है बच्चे? स्टोर इज अ प्लेस टू प्लेस द रॉ मटेरियल। ये एक ऐसी जगह है जहां रॉ मटेरियल को प्लेस किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टोर। बट जो गोडाउन और वेयर हाउस हैं, दे आर फॉर प्लेसिंग आवर फिनिश गुड्स। ये किस लिए बेटा? फिनिश गुड्स को प्लेस करने के लिए, फिनिश गुड्स को रखने के लिए होते हैं। इसीलिए इसके रिलेटेड कोई भी खर्चा है, क्वेश्चन नहीं बताएगा, आपने समझना है। स्टोर वर्ड जब भी आएगा वो रॉ मटेरियल को रखने की जगह है, इसीलिए यहां से स्टोर मैनेजर सैलरी, स्टोर इंश्योरेंस, स्टोर कीपर सैलरी, स्टोर में कुछ भी दैट विल बी रिलेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। मगर अगर वो गोडाउन या वेयर हाउस से रिलेटेड है, गोडाउन कीपर सैलरी, गोडाउन मेंटेनेंस, गोडाउन इंश्योरेंस, गोडाउन ये, गोडाउन वो, वेयर हाउस रेंट, कुछ भी हो, सब कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि ये सब फिनिश गुड्स को रखने के लिए ही होते हैं। इनका हमारी फैक्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं होता, राइट? हाँ, लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लें, बट आप इंटरचेंजेबली यूज नहीं करेंगे। देखिए, आप टेक्निकल बंदे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो प्रोफेशनल अलग अपने टेक्निकल वर्ड से ही चीजों को जानता है, किसी रैंडम टर्मिनोलॉजी से काम नहीं करता है। सो बिल्कुल वैसे ही आपने भी कभी रैंडम टर्मिनोलॉजी से बात नहीं करनी है, आपने भी यहां पर हर चीज बिल्कुल टू द पॉइंट करनी है। तो चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। माय नेक्स्ट वर्ड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अब सबसे पहले आता है जीएसटी, राइट? और जीएसटी के बाद आपके पास जीएसटी तो बाकी सारे टैक्स तो खा ही लिए हैं, एंड इसके अलावा थोड़ा थोड़ा कस्टम ड्यूटी ले लेते हैं। वैसे कस्टम्स में मेजर पार्ट तो बंद हो चुका है, बट स्टिल ओके। सो वट एवर इज अ जीएसटी, दिस जीएसटी विल बी बेसिकली ऑन द प्रोडक्शन, ऑन द सेल्स रादर, राइट? जब भी आप सेल कर रहे हैं तो आपने जीएसटी लेना होता है। इज इट ओके? सो हमारी जितने भी जीएसटी होगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि वो जीएसटी आप जो पे कर रहे हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करें। जैसे आपने दवाइयों के ऊपर लिखा होगा, उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उसमें ऑब्वियसली इनकम टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। क्या इंक्लूडेड है? जीएसटी इंक्लूडेड है, राइट? अब एमआरपीज वगैरह पे प्रोडक्ट के देखिए, प्रोडक्ट के एमआरपी लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मींस इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। अगर जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है तो फिर कहाँ इंक्लूडेड है? तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इंक्लूडेड है। बट कस्टम ड्यूटी नॉर्मली तो वैसे तो जीएसटी के आने के बाद हर चीज़ें हमारी इजी हो गई हैं, हमारे को कोई खास टेंशन नहीं है। पहले एक्साइज हुआ करता था, कस्टम हुआ करता था, वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, क्या क्या नहीं था। बट कस्टम ड्यूटी या तो इंपोर्ट के टाइम पे होंगी या एक्सपोर्ट के टाइम पे होंगे। अगर कुछ कस्टम ड्यूटी है भी आपके किसी क्वेश्चन में तो आपने देखना है कि क्या वो इंपोर्ट के टाइम पर है या एक्सपोर्ट के टाइम पर है। इंपोर्ट आप दो तरह की चीज़ें कर सकते हैं, या तो पीपीई मतलब कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी तो नहीं ऑब्वियसली प्लांट एंड इक्विपमेंट करेंगे, और या फिर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर पीपीई से रिलेटेड है तो वो तो कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, कॉस्टिंग में आता ही नहीं। पीपीई मैंने आपको बताया था, कॉस्टिंग में पीपीई का परचेज, सेल या उसके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं आएंगे। बट रॉ मटेरियल का कुछ भी होगा तो रॉ मटेरियल का
कस्टम ड्यूटी जो भी होगा इट इज एडेड टू द परचेज कॉस्ट। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ते हैं तब भी आप यही पढ़ते हैं कि जो भी टैक्सेस रॉ मटेरियल के परचेज के टाइम पे करने पड़ रहे हैं वो परचेज कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। और जो एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड है, मतलब जब सामान बन के बाहर जा रहा है तो फिनिश गुड से रिलेटेड है, सो इसीलिए जो एक्सपोर्ट्स का जो भी कुछ है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जीएसटी, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द जीएसटी ऑन द सेल्स, right? If we are paying GST, if our product cost includes the GST part, means that is it is included as a selling and distribution overheads. Okay, so this is it. आपने नोट डाउन कर लिया। नाउ कम्स हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है एक बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड का, ये है पैकिंग और पैकेजिंग। क्या बेटा? पैकिंग और पैकेजिंग। सो पैकिंग और पैकेजिंग होती क्या चीज है? देखो, पहली पैकिंग होती है, इसको कहते हैं प्राइमरी पैकिंग। क्या होती है बेटा इसके अंदर? प्राइमरी पैकिंग। सो प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग होती है, इट इज अ पैकिंग विदाउट विच द प्रोडक्ट cannot be sold, right? For examples, your bottles, जैसे फिनाइल के लिए बॉटल होती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं या ग्लास बॉटल्स होती हैं, या फिर आपने अपनी दवाइयों के लिए देखी होंगी ट्यूब्स, टूथपेस्ट के लिए, दवाइयों के लिए आपने ट्यूब्स देखी होंगी, ऑइंटमेंट्स वगैरह के लिए, राइट? या फिर वो उसके लिए वो जो आपने टैबलेट्स के ऊपर देखा होगा तो वो मेटल फॉइल्स, दवाइयों के ऊपर फॉइल देखा है ना आपको, जिसको टक करके आप दवाई निकाल लेते हो। सो वो फॉइल्स, प्लास्टिक फॉइल्स भी होते हैं, मेटल फॉइल्स भी होते हैं, पेपर फॉइल्स भी होते हैं, वो सारे। या फिर रैपर्स, जैसे आपके अंकल चिप्स वगैरह के रैपर्स होते हैं, सो वो सारे रैपर्स, बिस्किट के ऊपर भी रैपर्स होते हैं। इवन जो प्लास्टिक पॉलीथिन्स होती हैं, जैसे आप दूध लाते तो आजकल पॉलीथिन में आता है वो दूध, है ना? सो वो जो पॉलीथिन्स हैं, पॉलीथिन बैग्स जो हैं, राइट? या टेट्रा पैक्स हो गए फ्रूटी के लिए, ये सब जो पैकिंग है, ऑब्वियसली आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्रूटी के लिए हम बोलेंगे अच्छा आपको फ्रूटी खरीदनी है, जाओ जाके घर से डोली लेके आओ, राइट? जाके घर से बाल्टी लेके आओ, फिनाइल डलवानी है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। वो अपनी पैकिंग देते हैं जिसके बगैर वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता, इसको हम कहते हैं प्राइमरी पैकिंग। सो ये प्राइमरी पैकिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है? तो बेटा प्राइमरी पैकिंग इज बेसिकली इंक्लूडेड एज डायरेक्ट मटीरियल, इट इज इंक्लूडेड एज डायरेक्ट मटीरियल। तो ये सारा का सारा डायरेक्ट मटीरियल के अंदर इंक्लूड होता है। सो प्राइमरी पैकिंग इज इंक्लूडेड एज अ डायरेक्ट मटीरियल, राइट? नंबर टू कम्स सेकेंडरी मटीरियल, सेकेंडरी पैकिंग। अगर आपको प्राइमरी पैकिंग नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं शुरू कर रही हूं सेकेंडरी पैकिंग। ओके, तो व्हाट इज सेकेंडरी पैकिंग? इट इज अ पैकिंग required for bulk deliveries. It is a packing required for bulk deliveries, or you can say bulk deliveries हो गया इसके लिए, या for safety of goods, right? For example, you can take cartons, right? So you can take cartons. तो कार्टन्स जो हैं बेसिकली वो सेकेंडरी पैकिंग होते हैं। कभी आपने दवाइयों की दुकान में देखा होगा, एक तो इतना बड़ा बॉक्स होता है उनके पास जिसके अंदर बहुत सारे पत्ते लगे हुए होते हैं, तो वो जो पत्ता के ऊपर गोली है, आपका प्रोडक्ट गोली है, वो टैबलेट है, उस टैबलेट के ऊपर जो फॉइल पेपर, वो जो रैपर है, वो जिसको टैबलेट का पत्ता कहते हैं, बेसिकली वो तो प्राइमरी है, बट उसके ऊपर एक बॉक्स भी होता है, दैट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी पैकिंग, राइट? सो इसके अंदर कार्टन्स हो गए, वुडन बॉक्सेस हो गए, और यू कैन से क्रेट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें दे आर ट्रीटेड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हाउ इट इज ट्रीटेड एज
दे आर ट्रीटेड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बट एक तीसरी तरह की पैकिंग भी होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं अट्रैक्टिव पैकिंग। अट्रैक्टिव पैकिंग ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, आजकल प्रोडक्ट के साथ सर्फ एक्सेल, उसके वो किस में आ रहा है, एक माइक्रोवेव बाउल में आ रहा है। अरे क्या आपको सर्फ एक्सेल को माइक्रोवेव में डालना है? आंसर इज नहीं। तो फिर उसके साथ एक माइक्रोवेव बाउल क्यों है? मैम बड़े सिंपल सी बात है, ये माइक्रोवेव बाउल 50 रुपीज़ का है और ये 50 रुपीज़ का बाउल एक तरह से आपको फ्री में मिल रहा है विद द पैकिंग, सो द कस्टमर इज ऑब्वियसली अट्रैक्टेड। अरे वाह वाह वाह, मेरे पास तो कार्टन, ये इतना बढ़िया बाउल आ रहा है, मेरे पास एक जार आ रहा है, इतना सुंदर जार है ये तो, एंड दे आर रीयूजेबल एंड दे आर यूज इन माइक्रोवेव ऑल्सो, देन यूज हेयर ऑल्सो एंड यूज देयर ऑल्सो। सो ये जो पैकिंग की जाती है ये बेसिकली अट्रैक्शन के लिए की जाती है। एक तरह से हम उसको फ्री कंटेनर दे रहे हैं, फ्री बाल्टी दे रहे हैं, साथ में बकेट्स दे रहे हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, दिस इज कॉल्ड एज attractive packing. So this is a packing which is to lure the customer. Lure मतलब attract the customer, right? For example jars हैं आपके पास, माइक्रोवेव बाउल्स मिल रहे होते हैं कई बार पैकिंग के साथ, है ना? माइक्रोवेव बॉल्स हो गए, बकेट्स हो गए। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली फॉर अट्रैक्शन एंड दे आर ऑल्सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बिकॉज ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, इसीलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाता है ना? काम की बातें। तो पहले हमारे को हर चीज़ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता है तो आगे हमारे सामने कुछ भी आता रहे कॉस्टिंग में, हम क्वेश्चन डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन हम करें, हमें क्वेश्चन ना तंग करें, राइट? हम क्वेश्चन अपने हिसाब से करें। So my next point, if you have done with all the three type of packings, now comes is your consumable stores. Next point, I think it's the 7th point. Consumable stores. कंज्यूमेबल स्टोर क्या चीज़ होती है बेटा? कंज्यूमेबल स्टोर होता है वो छोटी छोटी चीज़ें विच इज़ हेल्पफुल इन प्रोडक्शन, लाइक योर सीजर, योर चॉक। एक बुटीक पे चलते हैं, राइट? उसके पास एक इंची टेप होता है, एक सीजर होती है और चॉक भी होगा और शायद ऑयल भी हो मशीनरी का या और भी चीज़ें, राइट? सो द थिंग्स, द इन्वेंट्री, द स्टॉक विच इज यूज्ड, विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन, which helps in production, right? This is called as consumable stores. इस कंज्यूमर स्टोर का एग्जाम्पल के अंदर आप ले सकते हैं टूल्स, ग्रीस ऑयल, कॉटन वेस्ट। कॉटन वेस्ट क्या चीज होती है? अरे कॉटन वेस्ट क्या होती है बच्चों? आ जाए कॉटन वेस्ट, बच्चे घबरा जाते हैं। अच्छा लगता है कुछ कॉटन में से वेस्ट निकल रहा है, कुछ रुई निकल रही है, कुछ स्क्रैप निकल रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, कॉटन वेस्ट मीन्स डस्टर्स, जो आपके घर के झाड़ पोंछ में यूज होते हैं। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज डस्टर्स, दीज आर कॉल्ड एज कॉटन वेस्ट, कॉमन टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। और वाइप्स आपको पता होगा ना, जैसे आपके फेस वाइप्स आते हैं, ऐसे ही सफाई करने के लिए जो कपड़े चाहिए होते हैं, वाइपर्स चाहिए होते हैं, ये सब चीज़ें कॉटन वेस्ट में कहलाती हैं। सो दीज आर योर कंज्यूमेबल स्टोर्स। तो कंज्यूमर स्टोर्स आर ऑल टेकन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। कहाँ जाएगा बेटा? ये सारा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, मेनली फैक्ट्री ओवरहेड में। आप बोलो मैम क्यों? डस्टर्स तो ऑफिस में चाहिए होते हैं। तो फिर आपको क्वेश्चन बताएगा, कुछ ना कहा जाता है फैक्ट्री मानिए ना, तो कि फैक्ट्री बहुत बड़ी होती है, वहाँ पे ग्लव्स होते हैं, वहाँ पे गरम गरम चीज़ों को हैंडल करने के लिए कपड़े होते हैं, वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा हैंडल करने को। सो ऑल कंज्यूमर स्टोर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, लाइक टोंग्स हो गए। टोंग्स मीन्स लंबे लंबे, वो आपने देखे होंगे कुछ लोहे के बड़े बड़े वो होते हैं जिससे पकड़ करके उसमें से निकालते हैं, फर्नेस में से सामान निकालते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल factory overheads. They are taken as factory overheads. Is it clear to you? Right. So अब मैं next point पर चलती हूँ. That is my 6th point. This is discount. अब डिस्काउंट समझिए बेटा। डिस्काउंट 3 तरह का होता है। नहीं मैम 2 तरह का होता है। नहीं बेटा 3 तरह का होता है। नहीं मैम 2 तरह का होता है। अरे नहीं बेटा 3 तरह का होता है। अरे सीखो तो सही ना, रुक जाना यार, चुप। डिस्काउंट 3 तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट,
क्वांटिटी डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, राइट? लोग कंफ्यूज होते हैं, वो क्वांटिटी डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को मर्ज कर लेते हैं. आंसर इज दे आर इंटायरली डिफरेंट. ट्रेड डिस्काउंट्स आर टू attract the customers or maintain old customers. Right? So they are to attract the customers or maintain old customers. Old customers को maintain करने से हमारे को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं. जैसे कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, भैया हम तो आपके पुराने कस्टमर है, कुछ तो डिस्काउंट दो, वो कुछ कम भी कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, राइट? टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर. कई बार हम शॉप पे जाते हैं, बहन जी आपके लिए ये डिस्काउंट, बस आप पूछो मत, ये डिस्काउंट तो बस मैंने आप ही के लिए दिया. अरे भैया क्यों दे रहे हैं, तो मेरा मामा लगा है, क्यों दे रहा है बेटा, है ना? तो ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है. तो वो मेरा मामा नहीं लगा है, फिर भी बोलता है बस आप ही के लिए, इतने रेट पे मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, बस आप ही को दे रहा हूँ. क्यों दे रहा है भाई? इसलिए दे रहा है क्योंकि मुझे अट्रैक्ट करना चाहता है. ले जाओ भाई, ले जाओ, ले जाओ भाई, ले जाओ. दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, राइट? दूसरा होता है बेटा, ये ट्रेड डिस्काउंट आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट माना जाता है. ये ट्रेड डिस्काउंट क्या कहता है? हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट मानते हैं इसको. बट जो क्वांटिटी डिस्काउंट होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है कि ना, जैसे कि वो बोलेंगे कि अगर आप 1 खरीदेंगे तो आपको इतने का पड़ेगा, बट 2 खरीदेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? अगर आप 3 खरीदेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो क्वांटिटी बढ़ाने पर आपको अच्छे रेट मिल रहे हैं. जैसे हमारे छोटा सब्जी वाला भी बोलते हैं, भाई 20 रुपये पाव, 30 रुपये की आधा किलो. क्यों बोल रहा है? 20 रुपये पाव तो मतलब 40 रुपये की आधा किलो होना चाहिए, फिर 30 रुपये पे क्यों दे रहा है वो? इसलिए दे रहा था कि आप उससे डिस्काउंटेड, मतलब वो डिस्काउंट देना चाह रहे हैं आपको, बट वो क्या बोल रहे हैं, बट क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी, कम से कम आधा किलो खरीदना पड़ेगा. ओके, सो क्वांटिटी इज फॉर बल्क परचेजेस, बल्क परचेजेस, राइट? अगर ये, इसमें भी 2 तरह के हो गए. एक तो सेलिंग प्राइस, इट रिड्यूसेस सेलिंग प्राइस. या तो सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर लेता है कि भाई ठीक है, आधा किलो खरीदा है, पड़ा ही 30 रुपीज़ का है, तो आपका सेलिंग प्राइस ही ऐसा हो गया, राइट? और या फिर आपने जो डिस्काउंट दिया, या फिर वो एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है, वो बोलता है कि भाई देखो आप ये 2 प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको 10 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, राइट? आप 2 खरीदेंगे तो 10 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा. तो फिर क्या हुआ? वो क्वांटिटी डिस्काउंट हुआ. तो जो 10 रुपीज़ अलग से दे रहे हैं आप, दैट इज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट? And third one is the cash discount. Now this cash discount is for early payment. हम अपने कस्टमर को बोलते हैं, देखिए जी 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, बट अगर आप 20 डेज से पेमेंट दे देंगे तो फिर मैं आपसे आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट. ये दिस इज नॉट टेकन इन कॉस्टिंग, क्योंकि ये एफएम का पार्ट है. क्या है बेटा? ये एफएम का पार्ट है. सो इस तरह से हमारे 3 तरह के डिस्काउंट बने: ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज फॉर मेंटेनिंग द कस्टमर्स. हम यूजुअली जब भी डिस्काउंट देते हैं, हम सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डाल लेते हैं. क्वांटिटी डिस्काउंट जब भी देंगे, हमारे रेट रिड्यूस कर देते हैं हम लोग. या तो वो रेट रिड्यूस करेगा तो उसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, या फिर हम उसको कुछ स्पेशल और दे रहे हैं तो वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चला जाएगा. और उसके अलावा कैश डिस्काउंट, वो हमारे से कोई मतलब नहीं है. कैश डिस्काउंट इज फॉर प्रोक्योरिंग अर्ली फाइनेंस, जल्दी पैसा मंगवाने के लिए. मेरा पर्पस प्रोडक्ट बेचने तक था, पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा वो एफएम का टेंशन है. एफएम जानेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस वाले समझेंगे, हमारा काम नहीं है. ओके, मजा आ रहा है? ओके, सो दिस इज डिस्काउंट. चलो एक और काम कर लेते हैं, छोटी छोटी 2 आइटम्स और ले लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे. फिर नेक्स्ट क्लास में आपको और बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी. ओके, हॉलेज. हॉलेज का मतलब नाम सुना है, पता नहीं क्या होता है, नहीं पता. हॉलेज इज बेसिकली द लोडिंग एंड अनलोडिंग विद इन द फैक्ट्री. एक फैक्ट्री के अंदर लोडिंग अनलोडिंग करना.
क्यों? फैक्ट्री के अंदर लोडिंग अनलोडिंग नहीं होता क्या? रॉ मटेरियल स्टोर से लेके आए, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ से बनाया, फिर आगे मशीनों पर डाला। ये जो बार बार सामान को लोड अनलोड करना पड़ रहा है, इट इज़ ऑल कॉल्ड एज हॉलेज एंड दिस इज़ नथिंग बट अ फैक्ट्री ओवरहेड। ये अपने फैक्ट्री का रूटीन खर्चा है भैया। इसके लिए अपन 2-1 लेबर रख लेते हैं और सारे का कॉस्ट का हॉलेज होता है, कुछ एक्सपेंसेस भी लगते हैं एंड सो ऑन। दिस ऑल टेकन एज हॉलेज। ओके, सो number 10 is word is chargeable expense. Chargeable expense बच्चे is a synonym मतलब दूसरा अक्षर of direct expenses. Direct expense का दूसरा नाम है ये कोई expense नहीं, ये कोई example नहीं है. This is nothing but it's another word for direct expense. जैसे हमने कहा था कि direct expense को हम prime cost ही बोलते हैं, मतलब वो तो डायरेक्ट टोटल कॉस्ट था, डायरेक्ट कॉस्ट का नाम प्राइम कॉस्ट था। बट अगर सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो हम चार्जेबल एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज चार्जेबल एक्सपेंस। सो आपने देखा कि हम लोग यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि कॉमन सेंस है, और इन्हीं से ही हम आगे जाकर अपनी धीरे धीरे कॉस्ट शीट्स, प्रोसेस, मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करेंगे। सो आज हमारी क्लास बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी है। जब ये टर्मिनोलॉजी हमारे क्लियर हो जाएंगी तो आगे जाकर क्वेश्चन मुझे तंग नहीं करेगा। बड़ी सीधी बात है। द क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बॉदर मी एट ऑल। द क्वेश्चन विल वर्क विद मी एज एंड व्हेन आई विल लाइक, राइट। द क्वेश्चन मेरे हिसाब से चलेगा, मैं क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलूंगी, करेक्ट। तो आज की क्लास एक बार रिवाइज करिएगा। हम अगली क्लास से मिलते हैं और अगली क्लास में कुछ और टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगी बढ़िया, और उन टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ देन विल मूव ऑन टू सम पॉइंटर मेंबर्स एंड देन धीरे धीरे अपन जाएंगे कॉस्ट शीट पर। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे मगर। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई हैव डन 10 आइटम्स टुडे। एक बार जरा ओवरऑल गो थ्रू कर लें। कुछ अच्छी बातें भी सीखी हैं भाई। मुझे लगता नहीं है कि आपको सारी बातें पता थी। ऐसा मत बोलिए पता थी मैम, पता थी। अगर पता थी तो आपको फ्रेट और कैरेज और कार्टेज में कन्फ्यूजन क्यों हुई थी, है ना। तो हमने देखा सबसे पहले कि कॉस्ट जितनी भी होती है बेटा 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट वो होती है जो प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाइड है, और इनडायरेक्ट होती है जो प्रोडक्ट के साथ दिखती नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं होती, बट हाँ उस पर लगती तो है बट आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। सो इसके हमने 3 पार्ट किए, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, और उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। और जो डायरेक्ट वाला पोर्शन था उसको हमने कहा प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट वाला पोर्शन था उसको कहा हमने ओवरहेड्स। ओवरहेड 3 पार्ट में हो गए, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। इसके बाद आइटम्स विच आर नॉट टेकन इन कॉस्टिंग, जो आइटम्स कॉस्टिंग में नहीं कवर है उनको हमने देखा। क्यों नहीं कवर है? बिकॉज सिंपल रीजन है, जो चीज़ प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है, प्रोडक्शन करने में, बनाने में, संभालने में, सेल करने में, वो सब चीज़ें हमारी कॉस्टिंग में आती हैं। बट जो पैसा कहाँ से लाए और क्या दिया और क्या लिया, मेरा मतलब नहीं है, पैसे से मतलब नहीं है भैया। हाउ टू प्रोक्योर फंड्स, हाउ टू प्रोक्योर मनी, नॉट माई टेंशन, इट इज FM's टेंशन। सो ऑल दीज आइटम्स आर नॉट टेकन इन इनकम्स। एंड देन आया कौन सी चीज़ें लेते हैं और कहाँ लेते हैं। तो हमने देखा कुछ कॉमन एक्सपेंसेस थे, फिर उसके बाद हमने सारा एक वर्कर से रिलेटेड एक पूरा बना लिया था, वो सारा हो गया। फिर उसके बाद हमने कुछ नए वर्ड्स, पुराने वर्ड सीखे नए अंदाज में, दैट इज कार्टेज, कैरेज, फ्रेट। इसका इनवर्ड आउटवर्ड हमें पता था। फिर स्टोर, गोडाउन एंड वेयर हाउस। अच्छा, गोडाउन और वेयर हाउस में क्या फ़र्क होता है मैम? देखो बेटा, गोडाउन आपका अपना हो सकता है बट वेयर हाउस आपका अपना नहीं होगा। वो हमेशा गवर्नमेंट की जगह होती है या किसी प्राइवेट जगह होती है जहाँ पर हम कुछ रेंट पर दे करके सामान रखवाते हैं। सो गोडाउन और वेयर हाउस दोनों ही फिनिश गुड्स रखने के लिए होते हैं, मगर वेयर हाउस आर प्लेसेस वेयर दैट इज नॉट ओन्ड, you can keep your goods there for some charges or for some rent, right? Indirect taxes, GST अपना प्यारा जिसने बहुत सारे टैक्स खत्म कर दिया, हमारा काम बिल्कुल सिंपल कर दिया। इससे पहले बाप रे क्या सरदर्द होता था, अब तो कुछ भी नहीं है, इजी है, बिल्कुल इजी, राइट। तो हमने सीखा। उसके बाद पैकिंग देखा, बड़ी सुंदर पैकिंग थी हमारी, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग एंड अट्रैक्टिव पैकिंग, 3 तरह की पैकिंग्स थी। और कंज्यूमेबल स्टोर यूज्ड इन प्रोडक्शन, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल कंज्यूमर स्टोर के। आप मम्मी किचन में जाके देखिए बेटा, कितने सारे, तो चम्मच, कड़छियाँ, चाकू
और फिर वो आपके पास वो मम्मी के पास कई सारे वो बिलोनी वाली चीज़ें भी होती हैं, फिर मैश करने वाली चीज़ें भी होती हैं, सही सारे टूल्स वगैरह हो गए। फिर मम्मा ने कुछ ड्रॉर्स वगैरह को क्लीन करने के लिए डस्टर्स वगैरह भी रखे हुए हैं, सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए कुछ टॉवल्स भी रखे हुए होते हैं, राइट। एंड योर all your aluminum foils, and these are all things used in production, right? So ये सब चीज़ें, बटर पेपर हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, मोल्ड्स हो गई, ये सब चीज़ें क्या है? They are consumable stores, and consumable stores are all factory overheads. And then discount हमने सीखा, कंफ्यूज मत करिएगा, एक पुराने कस्टमर को मेंटेन करने के लिए या नए कस्टमर को पटाने के लिए, एक ज़्यादा खरीदने का इंसेंटिव देने के लिए, और एक जल्दी पैसा मंगाने के लिए, ओके। और haulage and chargeable expense. So beta for today, today's class is I hope clear to you. आप आज की क्लास में हमने बेसिकली कॉस्टिंग का पहला क्लास पढ़ा, बेसिक क्लास, और इसके बाद अब हम लोग पढ़ने जाएंगे आगे, धीरे 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 कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलेंगे अपनी कॉस्टिंग में, एंड विल बी वेरी स्ट्रांग. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय फॉर टुडे. बाय बाय.